हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक ना। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रोनाउन में यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस। ठीक ना। सब्जेक्टिव केस कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग को पढ़ना है यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। हेडिंग दे दीजिए लो, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, objective case of pronoun should be used after general verbs. Objective case of pronoun should be used after general verbs. After general verbs. VERBs. ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन शुड बी यूज्ड आफ्टर जनरल वर्ब्स। ठीक है, यानी जनरल वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज किया जाना चाहिए। ठीक ना, इसका अर्थ हुआ, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन अगर कोई जनरल वर्ब हो उसके बाद, जनरल वर्ब मतलब क्या, जैसे दौड़ना, हंसना, ठीक ना, प्ले, रन, लव, ईट, ये सब क्या है, जनरल वर्ब है। जनरल वर्ब है तो इस वर्ब के बाद, ठीक ना, इस वर्ब के बाद कोई सेंटेंस होगा, उसका सब्जेक्ट होगा, फिर ये वर्ब होगा, उस वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आएगा, ठीक ना, उस वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। ठीक ना, किस केस का प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक ना, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे ही लाइक्स, वह पसंद करता है। ठीक है, ही लाइक्स, वह पसंद करता है। ठीक ना, समझिएगा बढ़िया से, ही लाइक्स, वह पसंद करता है। अब यहाँ पे प्रोनाउन आना है, कोई भी, ठीक ना, पर्सनल प्रोनाउन का कोई भी प्रोनाउन यहाँ पे आप रखिए। ठीक ना, तो वह किस केस में होगा, ठीक ना, किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक ना, आप यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी रखिए, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस रखिए, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम रखिए, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक ना, तो इस तरीके से कोई भी अगर प्रोनाउन यहाँ आएगा, देखिए ये हमारा हो गया जनरल वर्ब। ये क्या हो गया, जनरल वर्ब। ये जनरल वर्ब हुआ, इसके जस्ट बाद प्रोनाउन आ रहा है, तो इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वह ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक ना, जनरल वर्ब जो होगा उस वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आएगा वह किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक ना, यही पहला यूज है ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, आई हेट, ठीक ना, आई हेट, मैं नफरत करता हूँ, हेट जनरल वर्ब हुआ। इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वह किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। अब हम जिसके हुए, ठीक ना, यू के लिए हो तो यू का यू होगा, ही के लिए हो तो हिम होगा, सी के लिए हर होगा, दे के लिए देम होगा। ठीक ना, अब जिससे आप नफरत करते हैं तो उसका प्रोनाउन लेंगे, लेकिन वह किस केस में लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लेंगे। ठीक ना, कोई भी, जैसे ही हेट्स मी, चाहे यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। समझ में आ रहा है, आगे देखिए, आई विल गिव सम बुक्स। ठीक ना,
मैं कुछ किताबें दूंगा, ठीक है। मान लीजिए मैं उससे कुछ किताबें दूंगा, मैं उन लोगों को कुछ किताबें दूंगा, मैं आपको कुछ किताबें दूंगा, ठीक ना। मैं उसको कुछ किताबें दूंगा, ठीक ना। उसको मैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, मीनिंग के सेंस के आधार पे है। तो आई विल गिव, अब देखिए गिव हमारा क्या है, जनरल वर्ब। गिव क्या हो गया, जनरल वर्ब। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा, ठीक ना, वह किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। कोई भी प्रोनाउन हो, ठीक ना। जैसे हिम, मैं उसको दूंगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा हिम। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। मीनिंग से आपको हिंदी अर्थ पता चले ना चले, आपको हिंदी समझ में आए ना आए, कहीं भी जनरल वर्ब है उसके जस्ट बाद अगर नाउन आया है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है तो वो गलत है। अगर ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है तो क्या है, गलत है। क्लियर है। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। हो गया नोट। चलिए दूसरा पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिए, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन
ठीक है, नोट कर लिए ना। इसमें कहीं कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो ऑब्जेक्टिव केस खत्म हुआ। अब पॉजिटिव में आइए। यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन कहिए या पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक ना। देखिए, ठीक है, टॉपिक बना लीजिए यूज ऑफ पॉजेसिव केस और पॉजेसिव प्रोनाउन। यूज ऑफ पॉजेसिव केस और पॉजेसिव प्रोनाउन। चलिए, ठीक ना, एक नंबर पॉइंट दीजिएगा। फर्स्ट, एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट to the verb of the sentence, as a subject to the verb of the sentence, as a subject to the verb of the sentence, as a subject to the verb of the sentence। यानी पोसेसिव प्रोनाउन का पहला यूज है एज अ सब्जेक्ट, ठीक ना, एज अ सब्जेक्ट टू द वर्ब, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, एज ए वर्ब टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी वाक्य के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक ना। अब यूज होता है नहीं लिखवा है, के रूप में, एज मतलब के रूप में, एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में, टू द वर्ब ऑफ द सेंटेंस, किसी सेंटेंस के वर्ब के, ठीक ना। वर्ब का ही ना सब्जेक्ट होता है, वह दौड़ता है तो कोई कौन दौड़ता है, वह, तो दौड़ने के साथ वह आया, तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक ना, बहुत इंटरेस्टिंग है यह। अगर मैं लिखूं योर्स इज अ न्यू कार, इसका अर्थ क्या हुआ, मीनिंग क्या होगा? योर्स इज अ न्यू कार, यह सही है कि गलत है? गलत है, जबकि यह सही है, ठीक ना, बिल्कुल सही, यही तो लिखवाए हैं। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, जहाँ तक तो क्लियर है, क्योंकि केस पढ़ाए थे तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। तो योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, हीज, ठीक ना, ये सब किस में आते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन में। माइन आता है ना, ये सब किस में आता है? पॉजेसिव प्रोनाउन में। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में जब ये आता है तो अभी लिखवाए हैं कि एज अ सब्जेक्ट, फर्स्ट यूज है एज अ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह रख दिए, गलत क्यों होगा? फर्स्ट नियम लिखवाए हैं कि एज अ सब्जेक्ट टू द वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट का स्थान यही ना है, तो योर्स इज अ न्यू कार, सब्जेक्ट की जगह रख दिए, क्यों गलत है? गलत नहीं है, यह बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे एक कंसेप्ट समझिएगा, ठीक ना, थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। होता क्या है, जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक ना, पॉजेसिव जो प्रोनाउन होता है, इसमें होता है दो चीज। एक तो हो जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, POSS लिखिए, समझ में आएगा ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, नहीं समझिएगा गलत होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन यह मीनिंग देता है
ठीक ना, यहाँ लिख सकते हैं, इसका मीनिंग यही है। यह मीनिंग जो देता है आपको, वह मीनिंग देता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का। कैसे देखिए, ठीक ना, अगर मैं ले लूँ माइन, माइन, अब आप हमें बताएंगे कि माइन जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव में इसका फॉर्म क्या होता है? माई। क्या होता है? माई। कल खूब बेहतर ढंग से बताए थे। माई इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो इसमें छिपा है, देखिए क्या, माइन में माई प्लस नाउन। अब कोई भी नाउन, नाउन का मतलब कोई भी नाउन, ठीक ना, माइन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आवर्स, यह मीनिंग क्या देगा? आवर प्लस नाउन, आवर प्लस नाउन, ठीक है। और पॉजेसिव प्रोनाउन बताइए। योर्स, इसका मीनिंग क्या होगा? योर प्लस नाउन। देयर्स पे आएंगे, अभी और तो है पहले। हीज, हीज प्लस नाउन, ठीक ना। हीज ये कैसा है जिसका फॉर्म पॉजेसिव प्रोनाउन में और पॉजेसिव एडजेक्टिव में सेम रहता है, ठीक ना। गौर करिएगा, इस सब चीज़ आप अपने कॉपी में अपने अनुसार भी लिख सकते हैं कि कभी हमारे दिमाग से ना उतरे। हीज ही एक ऐसा प्रोनाउन है जो पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हीज होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी हीज होता है, कल भी बताए थे। उसके बाद हर्स, हर्स का मीनिंग क्या होगा? हर प्लस नाउन। और लास्ट देयर्स, देयर्स क्या मीनिंग देगा? देयर प्लस नाउन, देयर प्लस नाउन, इसी तरह से होता है, ठीक ना। अब वो नाउन कौन है? अगर केवल माइन लिख दिए तो माई प्लस नाउन, तो ये कोई ना कोई नाउन होगा ना। यह मीनिंग नाउन का सेंटेंस में आएगा। वर्ड के रूप में जब माइन लिखेंगे तो यहाँ पे अब कौन नाउन है ये तो पता नहीं है। नाउन कार है, नाउन पेन है, नाउन शर्ट है, नाउन फैन है, नाउन मोबाइल, नाउन तो पूरा पढ़े हैं, कोई भी नाउन हो सकता है, नाउन रुपी है, कौन नाउन है यहाँ पे, ठीक ना। नाउन की जगह पे क्या है, नाउन की जगह पे क्या है, यह मीनिंग सेंटेंस से आएगा। लेकिन फिक्स है कि माई प्लस नाउन का अर्थ माइन देता है। अब जैसे कल थोड़ा सा इसी में आइए, इस एग्जाम्पल पे हम बाद में आएंगे। अगर हम कहें, कल ये एग्जाम्पल लिखवाए भी थे इस तरीके का, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है या यह किताब मेरा है, ठीक है। दिस बुक इज माइन, ठीक ना। पोजेशन बताता है, अपना अधिकार बताता है किसी चीज़ पे, पॉजेसिव फॉर्म प्रोनाउन का। यह किताब किसकी है? मेरी है, इसका अधिकार मेरे पास है, पोजेशन बता रहा है, ठीक ना। यानी आई पोजेस दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, ठीक ना। इसको एक तरीका से और हम लिख सकते हैं, क्या बताए थे? दिस इज माई बुक, यही तो होता है। माई बुक रिप्लेसेज माइन, माइन को रिप्लेस कर दिया, यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब है। मीनिंग में फर्क थोड़ा भी नहीं है, फॉर्मेशन में केवल फर्क है, केवल सेंटेंस के फॉर्मेशन में फर्क है, सेंटेंस बनने में फर्क है, मीनिंग में फर्क नहीं है। यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब है, दोनों मीनिंग एक ही दे रहा है। तो माइन के जगह पे यहाँ क्या आ गया? माई बुक। अब माई बताइए हमें कि माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और बुक क्या है? नाउन। माई हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, बुक क्या हुआ? नाउन, ठीक ना। तो यहाँ पे जो माइन है, इस माइन का भी मीनिंग क्या है? माई बुक। दिस बुक इज माई बुक, यह किताब मेरी किताब है। कहने का अर्थ यही है, दिस बुक इज माई बुक। माइन हम लिखे हैं तो माइन का मतलब क्या है? माई बुक। अभी तो बताए कि माइन के लिए आएगा माई प्लस नाउन, लेकिन ये नाउन सेंटेंस बताएगा कि कौन नाउन है। तो नाउन कौन है यहाँ पे? बुक। नाउन कौन है? बुक। वही यहाँ पे पेन की चर्चा होती, दिस पेन इज माइन। अगर लिखा होता दिस पेन इज माइन तो यह अर्थ देता दिस पेन इज माई पेन।
यह कलम मेरी कलम है, दिस पेन इज माइन। तो माइन में यहाँ पे माई और नाउन की जगह क्या हो जाता है, पेन। मतलब जो नाउन यहाँ से उसे मिलेगा, ठीक ना, सेंटेंस मीनिंग दे ही देगा कि कौन सा नाउन है। बात समझ में आ रही है? सेंटेंस मीनिंग देगा ही देगा, क्योंकि यह पॉजेसिव प्रोनाउन है, कुछ ना कुछ का पोजेशन वो रखेगा अपने पास। तो पोजेशन नाउन का ही रखते हैं, दुनिया में जितना चीज़ है सब नाउन ही है। तो जब हमारे पास कुछ होगा तो वह नाउन ही होगा, जब हमारे पास कुछ होगा तो वह क्या होगा, नाउन ही होगा। आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल नाउन है, पैसा नाउन है, मार्कर नाउन है, ठीक ना, बुक है तो बुक नाउन है, कॉपी है कॉपी नाउन है, पेन नाउन है, ठीक ना, चप्पल है नाउन है। तो कोई ना कोई जो भी पोजेशन उसके पास होगा वो नाउन होगा और सेंटेंस से क्लियर होगा। यह चीज़ समझ में है? यहाँ पे कोई भी अगर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा तो उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का वह मीनिंग देता है। कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वह पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का मीनिंग देता है। माइन है तो माई प्लस नाउन। अब नाउन कौन होगा, यह नाउन, ठीक ना, नाउन क्या होगा, कौन नाउन होगा, तो वह सेंटेंस से क्लियर होगा। समझ में आया? तो हम लोग तो यहाँ पे थे, आइए देखिएगा, योर्स इज अ न्यू कार, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, अब ये जान लीजिए कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक ना, यही तो लिखवाए हैं, एज अ सब्जेक्ट टू द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के रूप में पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। योर्स इज अ न्यू कार, ठीक ना। तो यहाँ पे योर्स का मीनिंग आप हमें बताइएगा, अब तो पूरा समझा दिए हैं। योर्स का मीनिंग क्या होगा, योर कार, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। समझ में आ रहा है? योर हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव और कार हो गया नाउन। योर कार इज ए न्यू कार, आपकी जो कार है वो एक नई कार है। समझ में आ रहा है? योर्स इज ए न्यू कार मतलब योर कार इज अ न्यू कार, आपकी कार एक नई कार है। क्लियर हो रहा है? योर्स इज अ न्यू कार। अब यह नाउन कहाँ से लाया, पीछे से, मतलब सेंटेंस कहीं ना कहीं उसका नाउन आपको देगा ही देगा। समझ में आ रहा है? पॉजेसिव प्रोनाउन अगर यूज हुआ है सेंटेंस में तो उसका नाउन सेंटेंस में रहेगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं लिखूं हर्ष इज अ ब्यूटीफुल आई, ठीक ना, हर्ष इज अ ब्यूटीफुल आई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताइएगा हर्ष क्या मीनिंग देगा, हर आई, ठीक ना, उसकी आंख सुंदर है, उसकी आंख सुंदर आंखें हैं, हर आई। समझ में आ रहा है? इस तरह से यूज होता है। अगला देखिए, ही हैज अ बुक, he has a black pen but hers is blue। इसका सेंटेंस समझ में आ रहा होगा, उसके पास एक ब्लैक पेन है, ठीक ना, बट लेकिन हर्स इज ब्लू। यहाँ पे हर्स का मीनिंग क्या होगा, क्या होगा, हर पेन, क्या होगा, हर पेन। अगर किसी को ना समझ में आए तो पूछे। समझ में आ रहा है? ही हैज अ ब्लैक पेन, उसके पास एक ब्लैक पेन है, बट हर्स इज ब्लू, ठीक ना, उसका कलम नीला है, ठीक है, उसका कलम मतलब कोई एक लड़का है, ही हैज अ ब्लैक पेन, उसके पास एक ब्लैक पेन है, बट हर्स इज ब्लू, ठीक ना, यानी उसका नीला है। कोई एक लड़की है, हर्स इज ब्लू, उसका नीला है, तो कौन चीज़ नीला है, हर पेन इज ब्लू। क्योंकि इस सेंटेंस में बात किस चीज़ की हो रही है, पेन की बात हो रही है। जो कलर की बात हो रही है, ब्लैक है ब्लू है, तो वो किसके कलर की बात हो रही है, पेन की। किसके कलर की बात हो रही है, पेन की, ठीक ना। इसलिए हम इसको अलग अलग तरीके से लिखवाएं, क्योंकि आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यहाँ पे योर्स दिखाई देगा तो यहाँ पे लास्ट में कार दिखाई देगा, वही आएगा। यहाँ पे हर्ष दिखाई देगा तो लास्ट में आई, ऐसा जरूरी नहीं है। सेंटेंस मीनिंग देगा, ठीक ना, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे है तो वो लास्ट में दिखाई देगा, वही डाल देंगे। यहाँ देखिए तो ही हैज अ ब्लैक पेन, उसके पास एक ब्लैक पेन है, बट हर्ष इज ब्लू, तब हर्ष कौन चीज, हर पेन इज ब्लू। समझ में आ रहा है?
कहीं भी पॉजेसिव प्रोनाउन होगा तो वह पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। अब नाउन कौन नाउन है वह सेंटेंस आपको मीनिंग देगा। क्लियर हो रहा है? वह सेंटेंस आपको मीनिंग देगा, नोट कर लीजिए। हो रहा है? ठीक, उसको भी नोट कर सकते हैं हम लोग। नोट कर लिए लो, एग्जाम्पल तो नोट हो गया होगा। इसे मिटा दें, हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए। लिखिए एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब ऑफ द सेंटेंस, एज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, टू द वर्ब ऑफ द सेंटेंस, as an object
टू द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। मीनिंग समझ में आ रहा है? वाक्य के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। इससे पहले पढ़े थे एज एन सब्जेक्ट टू द वर्ब ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। अब क्या होता है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज एज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब होता है, यानी जो वाक्य का वर्ब होता है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज होता है। समझ में आ रहे हैं? वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट को किस किस वर्ड से पहचाना जाता है कल बताए थे? व्हाट एंड विच। व्हाट एंड विच से क्वेश्चन करिए सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट निकल आएगा। ठीक ना? एज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक ना? एग्जाम्पल देखिएगा, ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज भी थोड़ा बता दिए थे कल पिछले क्लास में, एज वेल एज योर्स। ठीक है? ही हैज लॉस्ट माई बुक्स, वह खो दिया है क्या? मेरी किताबें और आपकी। आपकी कौन चीज? योर्स का मीनिंग यहां बताइएगा लो क्या होगा? योर्स का मीनिंग क्या होगा? योर बुक्स। योर बुक्स। समझ में आ रहा है? कहीं भी अगर पॉजेसिव प्रोनाउन रहेगा तो वह पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा ही होगा। अब वो नाउन क्या होगा तो सेंटेंस आपका क्लियर कर देगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ही हैज लॉस्ट, वह खो दिया है। ठीक ना? माई बुक्स, मेरी किताबें। एज वेल एज योर्स। योर्स का मतलब कौन चीज़? योर बुक्स, यानी मेरी और आपकी किताबें वह खो दिया है, या मेरे किताबों के साथ साथ आपका भी किताब वह खो दिया है। यही ना मीनिंग एज वेल एज का होता है। ठीक ना? मेरी किताबों के साथ साथ आपका भी किताब वह खो दिया है, या वह मेरी और आपकी किताबें खो दिया है। ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। अब यहाँ पे माई बुक्स क्या है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। माई बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही हैज लॉस्ट, वह खो दिया है। वाट से पूछिए, वाट हैज ही लॉस्ट, वह क्या खो दिया है? माई बुक्स। आंसर मिल रहा है? इसलिए माई बुक्स क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और क्या खो दिया है? योर्स। योर्स का मतलब योर बुक्स, तो योर बुक्स भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये दोनों क्या होंगे सेंटेंस के? ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? सेंटेंस में व्हाट और विच से क्वेश्चन पूछिए, जो आंसर मिलेगा वह ऑब्जेक्ट होगा। ही हैज लॉस्ट, वह खो दिया है। व्हाट हैज ही लॉस्ट, वह क्या खो दिया है? माई बुक्स एंड योर बुक्स। ठीक ना? चाहे एज वेल एज योर। तो यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हम पॉजेसिव प्रोनाउन लिख सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में जो चीज़ होगा वहाँ से वो नाउन अपना मीनिंग ले लेगा। समझ में आ रहे हैं? पहले वाले ऑब्जेक्ट में जो नाउन था उसके अनुसार ये अपना मीनिंग, सेकंड ऑब्जेक्ट में योर्स लिख दिए तो योर बुक्स का मीनिंग आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, सेव योर टाइम एंड माइंड टू। ठीक ना? सेव मैंने बचाओ, योर टाइम अपना समय, और मेरा भी कौन चीज? समय। तो यहाँ पे माइंड का मीनिंग क्या होगा? माई टाइम। माई टाइम। क्लियर हो रहा है? सेव योर टाइम, अपना समय बचाओ, एंड माइंड टू, मेरा भी। तो मेरा भी कौन चीज? टाइम। माई टाइम टू। यहाँ पे आप माई टाइम टू भी लिख सकते हैं, योर टाइम एंड माई टाइम टू, लेकिन माई टाइम से बेहतर होता है क्या लिखना? माइन। एक ही वर्ड में क्लियर हो रहा है। ठीक ना? तो माइन यहाँ पे माई प्लस नाउन के जगह पे टाइम। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे योर टाइम भी ऑब्जेक्ट है और माइन भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। माइन भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ माई बुक्स ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट क्या था? योर्स। और ऑब्जेक्ट क्या था? योर्स। लिख लीजिए, लो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए।
नोट कर लिए ना, चलिए। थर्ड पॉइंट, तीसरा लिखिए, एज एन ऑब्जेक्ट, as an object to the preposition of the sentence, as an object to the preposition of the sentence, as an object to the preposition of the sentence, ठीक ना। ऑब्जेक्ट के रूप में, फिर यूज ऑब्जेक्ट के ही रूप में है, लेकिन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है नॉर्मली आप लोग पढ़े होंगे कि जो प्रीपोजिशन के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक ना, वह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। किसका ऑब्जेक्ट होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वॉइस चेंज में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर प्रीपोजिशन के बाद दिखाई दे, ठीक ना, प्रीपोजिशन के बाद दिखाई दे, जैसे, ठीक है, जैसे ही लिव्स एट होम, इसका वॉइस चेंज नहीं होता है, क्योंकि होम हम ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं गिनते हैं, क्योंकि उसके पहले प्रीपोजिशन आया है। समझ में आ रहा है ना? उसके वॉइस में आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझिए, ठीक है। आप समझे होंगे कि प्रीपोजिशन के बाद जो आता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काउंट नहीं करते, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यह एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। सेंटेंस के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी पहले प्रीपोजिशन आएगा और तब क्या आएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा। पहले प्रीपोजिशन आएगा और उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, तो वह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा? प्रीपोजिशन का। वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक ना, देखिएगा, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। आप क्यों लिए बताइए, सेंटेंस सही है कि गलत है? आई प्रेफर योर हेल्प टू हर, प्रीफर का सेंटेंस पढ़े हैं लोग ना, जैसे बता दे रहे हैं थोड़ा सा, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, ठीक ना, मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करता हूँ, या मीनिंग ऐसे देता है, ठीक ना, या मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय अच्छी लगती है, ठीक है, हिंदी में कुछ भी लिखिए, मीनिंग देता है आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करता हूँ। आई प्रीफर योर हेल्प टू हर, यह सेंटेंस सही है कि गलत है? आई प्रीफर योर हेल्प टू हर, सेंटेंस सही है कि गलत है? मैं उससे ज़्यादा आपकी मदद पसंद करता हूँ। अब आप पहले हमें ये बताइए, हम एक बार और बता चुके हैं, जब यह तुलना है एक तरीका से, जैसे हम चाय कॉफ़ी की तुलना करते हैं कि चाय और कॉफ़ी में मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ या मैं चाय पसंद करता हूँ, यह कंपैरिजन हो रहा है ना, यह कंपैरिजन का सेंटेंस होता है। प्रीफर के साथ कंपैरिजन का सेंटेंस बनता है। चाय कॉफ़ी, दूध दही, ठीक ना, क्रिकेट फुटबॉल, मतलब दो समान चीज़ों के बीच में, जैसे चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाली चीज़ें हैं, तो इन दोनों के बीच में तुलना हुआ। दूध और दही, ठीक ना, दोनों मिल्क डेयरी प्रोडक्ट हैं, तो इनके बीच तुलना हुआ। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों स्पोर्ट्स हैं, तो इनके बीच तुलना हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि मार्कर बढ़िया है कि खराब है, इसका तुलना मार्कर से ही ना होगा, या कि मार्कर का तुलना कलम से होगा, मार्कर का तुलना पेन से नहीं ना होगा। लेकिन यहाँ पे ये तुलना कर किसका रहा है? मैं आपकी मदद पसंद करता हूँ उससे, कोई लड़की से। मदद की तुलना हो रही है, लड़की से कैसे होगी? मदद की तुलना मदद से ना होगी, मदद की तुलना मदद से होगी, ठीक ना, मदद की तुलना किससे होगी? मदद से होगी। जैसे पेन की तुलना पेन से होगी, ठीक ना, पेन का कंपैरिजन पेन से होगा, मार्कर का कंपैरिजन मार्कर से होगा। अब मोबाइल का कंपैरिजन मोबाइल से ही ना होगा, लैपटॉप से तो होगा नहीं, तो मोबाइल का कंपैरिजन मोबाइल से होगा। तो उसी तरह आई प्रेफर योर हेल्प, मैं आपकी मदद पसंद करता हूँ, ठीक ना। घर में किसी का हेल्प लेना है तो एक आदमी होता है जो काम बिगाड़ देगा, उससे हेल्प लीजिएगा, एक होता है जो सहयोग करेगा, ठीक ना। तो हेल्प लेना में कोई आदमी है जो आपकी मदद पसंद करता है, टू हर, उसके ज़्यादा।
तो यहाँ पे हर मैंने कोई लड़की का मीनिंग दे रहा है, किसी लड़की से ज़्यादा आपकी मदद पसंद करता है। तो हर कैसे, मदद का तुलना किसी के मदद से होगा कि मेरा मदद आप ज़्यादा पसंद करते हैं, उसका मदद नहीं चाहते हैं, कम पसंद करते हैं। बात समझ में आ रहा है? जबकि यह तुलना मदद से नहीं किया, उस लड़की से कर दिया, तो सेंटेंस क्या है? यह गलत है। सही क्या होगा? आई प्रेफर योर हेल्प टू, क्या होगा? हर्ष। अब यह सेंटेंस सही है। आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्ष। जब हम हर्ष लिख दिए तो यह मीनिंग क्या देगा? मीनिंग क्या देगा? हर हेल्प। तो हर्ष लिखने का मतलब यहाँ पे हेल्प छुपा हुआ है, जबकि हर लिखने का मतलब ये तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुआ, इसमें कुछ छुपा नहीं है, जो है सो सब सामने है। लेकिन जब हर्ष लिख दिया, इसी हर में एस लग गया, तो यह पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ, और पॉजेसिव फॉर्म में उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन छिपा रहता है। तो वह नाउन क्या है? हेल्प है, क्योंकि हेल्प से ही ना तुलना हो रही है। अब यह सही है। आई प्रीफर योर हेल्प टू हर्ष, यानी उसकी मदद से ज़्यादा मैं आपकी मदद पसंद करता हूँ। मैं उसकी मदद से ज़्यादा आपकी मदद पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर हर्ष लिखने से हर हेल्प हुआ, और कंपैरिजन जो है हेल्प से हेल्प का हुआ, उसका आपका हेल्प और उसका हेल्प, हेल्प करने का तरीका से, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? कंपैरिजन हेल्प का हो रहा था किसी व्यक्ति से। हेल्प का कंपैरिजन व्यक्ति से कैसे होगा? हेल्प का कंपैरिजन हेल्प से ही होगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। टोपी का कंपैरिजन जूता से थोड़ी होगा, एक पैर में पहना जाता है, एक सर में पहना जाता है। टोपी का कंपैरिजन टोपी से, जूता का कंपैरिजन जूता से। इसको दिमाग में रखिएगा, इंग्लिश का बहुत बड़ा पॉइंट है, कई जगह गलती पकड़ेगा ये, ठीक ना। तुलना समान चीज़ों में होती है, इसीलिए सेंटेंस गलत हुआ था। पूछना है इसमें कुछ? अगर ना समझ में आए तो अभी पूछ लीजिए। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। योर हाउस इज बेटर देन माई। यह सेंटेंस सही है कि गलत है? योर हाउस इज बेटर देन माई, ठीक ना। आपका घर मेरे से बेटर है। आपका घर मेरे से, माई का मतलब मीनिंग मेरा, माई का मीनिंग मेरा होगा। अब घर का तुलना आदमी से कर रहा है। देखिए, योर हाउस, आपका घर, इज बेटर देन माई, घर का तुलना घर से ना होगा, कि घर का तुलना मुझसे होगा, ठीक ना। ये तुलना कर रहे हैं माई से, देख लीजिए, योर हाउस इज बेटर देन माई। समझ में आ रहा है? तो इसलिए सेंटेंस गलत लग रहा है आपको, ये मत सोचने लगे जबरदस्ती हम गलत कर रहे हैं, लगना चाहिए कि गलत है। सही क्या होगा? सब लोग बोले योर हाउस इज बेटर देन माइन। क्या होगा? माइन। अब ये सही है। क्यों सही है? माइन का मीनिंग क्या होगा? माई हाउस। माइन का मीनिंग क्या हो जाएगा? माई हाउस। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया होगा? नोट कर लीजिए।
नोट कर ले लो एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन खत्म हुआ। पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ हमारा फर्स्ट प्रोनाउन का टाइप पर्सनल प्रोनाउन भी खत्म हुआ। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो गया। एक नंबर, अब दूसरा ही ना है। हेडिंग दीजिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो एक ही ना पढ़े अभी तक। हाँ, तो अब पढ़ना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। भूल में जान लो कि पढ़ क्या रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, ज़्यादा नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट से बना है डेमोन्स्ट्रेटिव, समझिएगा, ठीक ना। जो डेमोन्स्ट्रेटिव है यह बना है डेमोन्स्ट्रेट से। डेमोन्स्ट्रेट वर्ब है। डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग होता है इंगित करना, संकेत करना, दिखाना। किसी चीज़ को इंगित करना, संकेत करना, डेमोन्स्ट्रेट का हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेट से बना है डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी इंगित करने वाले प्रोनाउन, जैसे यह, वह, ये लोग, वे लोग, ठीक ना। ठीक यही, जैसे मान लीजिए कोई हमारा साइकिल खो गया है, ठीक है, कहीं एकाएक दिखाई दे तो हम क्या कहेंगे, ठीक यही मेरी साइकिल है, तो इंगित करता है ना, द सेम, ठीक ना। अगर मान लीजिए हम मार्कर चाहिए, हम इस प्रकार के मार्कर खोज रहे हैं, वह किसी के और के हाथ में दिखाई दिया, हम कहेंगे इसी प्रकार का, सच, ठीक ना। तो जितना इंगित करने वाला प्रोनाउन है वो इसके अंदर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, ठीक ना। ये सब के सब कौन प्रोनाउन होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग होता है इंगित करना, ठीक ना। नाम में ही छिपा है। डिफिनीशन हम लिखवा देंगे, डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी इसमें इंगित करने वाले आएंगे। क्लियर है, लिखिए डिफिनीशन। द प्रोनाउंस इस लगाइएगा लास्ट में। द प्रोनाउंस which are used to point out, ब्रैकेट में लिख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेट। पॉइंट आउट का मतलब ही डेमोन्स्ट्रेट होता है। पॉइंट आउट के बाद इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट मतलब भी पॉइंट आउट करना, इंगित करना। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तु, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे वस्तु है। पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स which they refer to, which they refer to are called demonstrative pronouns, मिलाइएगा एक बार। द प्रोनाउंस विच आर यूज टू पॉइंट आउट, ब्रैकेट में लिखा है डेमोन्स्ट्रेट, यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स विच दे रेफर टू आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्लियर है, मीनिंग समझ में आ रहा है क्या लिखवाए हैं। द प्रोनाउंस यानी प्रोनाउंस विच आर यूज टू पॉइंट आउट, जो पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग होते हैं। पॉइंट आउट माने वही डेमोन्स्ट्रेट, इंगित करना, ठीक ना। किसी ऑब्जेक्ट्स को यानी किसी वस्तु को, विच दे रेफर टू, जिसको वे रेफर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 10 आदमी बैठा है तो मैं कहूँगा कि वह लड़का खड़ा होगा। वह लड़का खड़ा होगा मतलब हम उसको रेफर कर रहे हैं, वह, तो उसको हम पॉइंट आउट किए, ठीक ना। तो जिसको हम पॉइंट आउट करते हैं रेफर करके, जिसको सूचित करना चाहते हैं उसको हम पॉइंट आउट करते हैं, जिसके द्वारा, तो वह जो पॉइंट आउट करने का जो शब्द होगा, डेमोन्स्ट्रेट करने का, तो वह प्रोनाउन क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल लिखिएगा,
दिस, दैट, दीज, दोज, सच, और एक द सेम भी होगा, सच, द सेम, एटसेट्रा। नोट कर लिए? देखिएगा, दिस, थोड़ा सा समझिएगा, जो दिस होता है, दिस, यह सिंगुलर है, ठीक ना, और इसी का प्लूरल फॉर्म होता है दीज, इसी का प्लूरल फॉर्म होता है दीज। ये दोनों जो है, दोनों निकट की चीज को दिखाते हैं, नियर, ठीक ना, ठीक ना। इट पॉइंट्स आउट द नियरर थिंग्स, या निकट की वस्तुओं को इंगित करते हैं, दिस और दीज। अगर एक दिखाना होगा तो दिस, और एक से ज़्यादा दिखाना होगा तो दीज। इसी तरह होता है दैट और दोज। दैट सिंगुलर है और दैट का ही प्लूरल है दोज, दैट का ही प्लूरल है दोज। ये दिखाते हैं दूर की चीज़ों को, फार डिस्टेंट, ठीक ना, ये दूर की चीज़ों को दिखाते हैं। इट पॉइंट्स आउट द थिंग्स दैट इज फार डिस्टेंट, जो दूर है, ठीक ना। तो दैट सिंगुलर होता है और दोज उसी का प्लूरल होता है। जब दूर का कोई चीज़ दिखाना हो तो एक दिखाना होगा तो दैट, और एक से ज़्यादा दूर का चीज़ दिखाना हो तो उसके लिए दोज, उसके लिए दोज, ठीक ना। इसको मन करे तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात ज़्यादा लिखने की। सच का मतलब इस प्रकार का, और द सेम का मतलब ठीक वही, ठीक है। अगर इसको मन करे तो लिख लीजिए, नहीं भी लिखिएगा, अगर पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। दिस इज अ गिफ्ट, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर, यह मेरे पिताजी की ओर से एक उपहार है। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? दिस। अगला लिखिए, दैट इज द रेड फोर्ट, वह लाल किला है। कोई ले गया होगा अपना बच्चे को घुमाने, वो दिखा रहा है कि दैट इज द रेड फोर्ट, वह लाल किला है। इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट। लिखिए, दीज आर माई काउच। इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? दीज। नेक्स्ट लिख लीजिए, दोज आर
रेड पेन्स, दोज। अभी तक कुछ नहीं पूछना है? नोट डाउन हो गया साथ साथ? चलिए देखिएगा, समझिएगा तब लिखिएगा, ठीक ना? देखिए, द उतारना नहीं, बोर्ड पे समझिएगा तब उतार लीजिएगा ना। द क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर इज बेटर देन, ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर इज बेटर देन दैट ऑफ, कोई भी सर, पुणे। समझिएगा, बहुत ठीक ना? बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? सेंटेंस का फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। द क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर इज बेटर देन दैट ऑफ पुणे। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? बेंगलोर का क्लाइमेट पुणे से बेटर है, ठीक है? द क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर, बेंगलोर का क्लाइमेट इज बेटर है देन दैट ऑफ पुणे, पुणे से, ठीक ना? सबसे पहले चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें दिस दैट ही पढ़ना है, ठीक ना? हम बता रहे हैं दैट ऑफ के बारे में। किसके बारे में? दैट ऑफ के बारे में, वही समझना है। यहाँ पे दैट ऑफ कहाँ से आया और क्या मीनिंग दे रहा है, ठीक ना? दैट ऑफ कहाँ से आया और क्या मीनिंग दे रहा है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे पहले समझिएगा, क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर, क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर इज बेटर देन, ठीक ना? इज बेटर देन, ठीक ना? इज बेटर देन, यहाँ पे हम लिखते क्या, कोई बताएगा? द क्लाइमेट ऑफ पुणे, यही तो होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? अगर जनरली देखें, द क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर, बेंगलोर के क्लाइमेट इज बेटर, बेहतर है, ठीक ना, देन द क्लाइमेट ऑफ पुणे, पुणे के क्लाइमेट से बेंगलोर का क्लाइमेट बेटर है। हुआ ना? अगर जो सीधा लिखते तो ऐसे लिखते, द क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पुणे। लेकिन यहाँ पे हम क्या नहीं लिखे हैं? क्या नहीं लिखे हैं? द क्लाइमेट। और द क्लाइमेट की जगह पे कुछ लिखे हैं, दैट। क्या लिखे हैं? दैट, ठीक ना? हियर दैट रिप्लेस्ड द क्लाइमेट। यहाँ पे जो दैट है वह रिप्लेस किया है किसको? द क्लाइमेट को। अब यह क्यों हुआ? तो यह सेंटेंस में अवॉइड करने का तरीका है रिपीटिशन को। दैट क्यों लाए? तो दैट हम लाए हैं टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन आता क्यों है? टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, बार बार नाउन न आए। पढ़े हैं ना? व्हाट इज प्रोनाउन, ठीक ना? दैट वी यूज इन इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो नाउन के जगह पे आए। तो जगह पे क्यों आए? नाउन भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार नाउन आता है तो ठीक नहीं लगता है, उसके जगह पे हम क्या लाते हैं? प्रोनाउन लाते हैं। प्रोनाउन का डिफिनीशन ही कहता है कि प्रोनाउन इसीलिए आता है कि बार बार नाउन न आए। यहाँ पे देखिए होता क्या, अगर हम पूरा पूरा लिखते तो द क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पुणे। एक ही सेंटेंस में क्लाइमेट कितनी बार आता है? दो बार आता है। एक ही सेंटेंस में क्लाइमेट कितनी बार आता है? दो बार आता है। लेकिन अगर हम द क्लाइमेट को दैट से हम रिप्लेस कर सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर इज बेटर, ठीक ना? यही बस इतना को छोड़ दीजिए, इज बेटर देन, ठीक ना? अब तुलना होगी द क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर की, तुलना इसी की ना हो रही है, द क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर की। तो और
क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर की तुलना क्लाइमेट ऑफ पुणे से होगी, क्लाइमेट ऑफ पटना से होगी, क्लाइमेट ऑफ कोलकाता से होगी, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली से होगी, द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई से होगी, कहीं ना कहीं की क्लाइमेट से होगी, कहीं ना कहीं की किस चीज़ से होगी, क्लाइमेट से होगी। तो फिक्स है कि अगर यहाँ पे क्लाइमेट है तो वहाँ भी क्लाइमेट आएगा, वहाँ भी क्लाइमेट आएगा। तो क्लाइमेट एक बार यहाँ आया है, वहाँ पे दोबारा आएगा, तो दोबारा न आए उसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, ठीक ना, वी यूज दैट, हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का, ठीक ना। लिख दिए दैट ऑफ पुणे। अब यहाँ पे दैट के जगह पे छिपा क्या है? द क्लाइमेट, ठीक ना। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हो, ठीक ना, अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हो तो इस दैट को मिलाइएगा, दैट ऑफ और दोज ऑफ, ये दो चीज आते हैं, ठीक ना। और ये पीछे वाले नाउन के अनुसार आता है कहीं ना कहीं। द क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर इज बेटर देन दैट ऑफ पुणे, तो दैट के जगह पे क्या है? द क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ पुणे। क्लियर हुआ? द क्लाइमेट ऑफ पुणे। अच्छा, एक हुआ ये, एक और देखते हैं। द मैंगोज ऑफ कोलकाता, कलकत्ता के आम आर बेटर देन, ठीक ना, ऑफ बिहार, पटना, ठीक ना। कुछ भी किसी जगह से तुलना करना है, यानी कोलकाता के आम, द मैंगोज ऑफ कोलकाता, कोलकाता के आम बेटर होते हैं कहाँ से? पटना के आम से, ठीक ना। कोलकाता के आम पटना के आम से बेटर होते हैं, यही हमें बताना है। द मैंगोज ऑफ कोलकाता आर बेटर देन, यहाँ पे हम क्या लिखते? द मैंगोज ऑफ, अगर हम पूरा लिखते तो ये नहीं लिखते द मैंगोज ऑफ पटना, लेकिन वहाँ पे हम द मैंगोज नहीं लिखेंगे। अब आप बताइएगा वहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? दोज लिखेंगे, बिल्कुल सही। क्या लिखेंगे? दोज। यही हम जानना चाहते हैं कि समझ में आया कि नहीं। अगर सिंगुलर सेंस देगा, चीज समझ में आ रहा है? कौन सेंस? सिंगुलर सेंस, तो दैट, और वही अगर प्लूरल सेंस देगा तो दोज। क्लियर हो रहा है? ठीक ना। द क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर इज बेटर देन दैट ऑफ पुणे, तो दैट के जगह पे क्या छिपा है? द क्लाइमेट, ठीक ना। द मैंगोज ऑफ कोलकाता आर बेटर देन दोज ऑफ पटना, तो दोज का मीनिंग क्या है? द मैंगोज। द मैंगोज के बदले क्या आया? दोज, ठीक ना। तो इसको याद कर लीजिए, दैट ऑफ और दोज ऑफ, ये दो चीज आता है, ठीक ना। दैट आएगा कब? जब सिंगुलर सेंस होगा। देख लीजिए, क्लाइमेट सिंगुलर है तो दैट आया। यहाँ पे बात हो रहा है किसका? मैंगोज, प्लूरल सेंस दे रहा है तो वहाँ पे दोज आया। क्लियर हुआ? नोट डाउन करिए, चाहे इसको पॉइंट के रूप में लिखवा दें, लिखिए ना। टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, रिपीट ना हो, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन वी यूज लिखिएगा दैट ऑफ, वी यूज दैट लिख के, ठीक ना, ऐसे। अब फिर लाइन चेंज करके ठीक उसी के नीचे लिखिएगा एंड दोज, वी यूज दैट एंड दोज, ऐसे लिखिएगा दैट, फिर नीचे लाइन चेंज करके ठीक नीचे एंड दोज। दैट के बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा सिंगुलर सेंस, और दोज के बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा प्लूरल सेंस। कैसे लिखा है समझ में आया? ठीक है। टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन वी यूज दैट, तो दैट कब? इन सिंगुलर सेंस, एंड दोज, तो दोज कब? इन प्लूरल सेंस। अब एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए। टाइम कितना हो?
कहा कि यूट्यूब से पढ़ लो। ठीक है, क्लियर हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में थर्ड, तीसरा, एंड थर्ड इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए नाम में ही मीनिंग छुपा है। इंट्रोगेट खूब सुन रहा होगा आजकल, सीबीआई इंट्रोगेट कर रही है रिया चक्रवर्ती को, ठीक ना, न्यूज में बार बार सुनने को मिलता होगा इंट्रोगेट, ठीक ना। इंट्रोगेशन, इंट्रोगेट मतलब होता है टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक ना, प्रश्न पूछना। इंट्रोगेट का मीनिंग होता है टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछना, ठीक ना। प्रश्न पूछने को ही हम इंट्रोगेट कहते हैं, किसी को लेकर, ठीक ना, किसी को बुला के उससे प्रश्न पूछना है किसी विषय में, ठीक है। तो सीबीआई इंट्रोगेट कर रही है, यानी जो भी इशू है, जो केस है, उससे रिलेटेड हुए क्वेश्चन पूछ रही है, यानी इंट्रोगेट कर रही है, ठीक है। तो इंट्रोगेट माने क्वेश्चन पूछना, और इंट्रोगेटिव माने क्वेश्चन पूछने वाले, ठीक ना, क्वेश्चन पूछने वाले प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछा जाए वो प्रोनाउन क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। जिस प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछा जाए, इंट्रोगेट किया जाए, ठीक ना, वो प्रोनाउन क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। देखिए डेफिनेशन, द प्रोनाउंस which are used to ask questions, the pronouns which are used to ask questions, the pronouns which are used to ask questions are called interrogative pronouns, are called interrogative pronouns, are called interrogative pronouns। मिला लीजिएगा, the pronouns which are used to ask questions are called interrogative pronouns। मीनिंग समझ में आ रहा है। प्रोनाउंस, ठीक ना, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, हु, whom, whose, which, what, एटसेट्रा। लिख लीजिए एग्जाम्पल, हु, whom, whose, which, what। ठीक है, ये हु, whom, what एंड वेयर पूरा कंप्लीट होगा एडजेक्टिव जब खत्म होगा ना उसके साथ, ठीक है। ये एडजेक्टिव के साथ ये पूरा कंप्लीट होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान दे के समझिएगा, यहाँ पे जितना समझा रहे हैं, और एडजेक्टिव जब आएगा तब इसको हम और बेहतर समझाएंगे, ठीक ना। क्योंकि इसमें सब प्रोनाउन नहीं होते, कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो आपको लगता होगा प्रोनाउन होंगे, ठीक ना। उसको हम एडजेक्टिव जब पढ़ाएंगे तब इसको आप ध्यान में रखिएगा, वहाँ पे इसके साथ उसको डील करेंगे, ठीक है। देखिए हु, whom, whose, which, what, ठीक है। ये जो है ये सब के सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक ना। थोड़ा सा इसमें देखिएगा आप,
फॉर लिविंग बीइंग, यानी सजीव वस्तुओं के लिए, ठीक है, फॉर लिविंग बीइंग, ठीक है, सजीव वस्तुओं के लिए यूज होता है आपका, देखिए सब्जेक्टिव केस में हु, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में यही हु बन जाता है कौन चीज, हुम, और पॉजेसिव में यह हो जाता है हुज। यहां तक क्लियर हुआ? अब कहाँ सब्जेक्टिव होता है, कहाँ ऑब्जेक्टिव, कहाँ पॉजेसिव, कल से पढ़ रहे हैं लोग, ठीक ना, पिछले क्लास में पूरा यही पढ़े थे। सब्जेक्टिव सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, और पॉजेसिव कहीं ना कहीं पोजेशन दिखाने के लिए आएगा, किसी चीज़ पे हमारा पोजेशन है, ठीक ना, अधिकार है, ठीक है, वहीं पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करेगा, ठीक ना, जैसे माई कार, योर कार, हिज कार, ठीक ना, तो वहाँ से वह क्वेश्चन में जब ढलेगा तो क्वेश्चन में माई को हटाएगा, हिज को हटाएगा, हर को हटाएगा, देयर को हटाएगा, वहाँ पे क्या आएगा, हुज, ठीक ना, पोजीशन में। यह किसको रिप्लेस करके आएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, मी को, अस को, ठीक ना, यू को, देम को, और किसको, हर को, हिज को, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन को रिप्लेस करके क्वेश्चन पूछेगा हुम, और सब्जेक्ट के स्थान से अगर सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को रिप्लेस करेगा तो वह हु, ठीक ना, सब्जेक्ट को रिप्लेस करके हु आएगा, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा क्वेश्चन पूछने के लिए हुम आएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन को रिप्लेस करके क्वेश्चन पूछना हो तो हु जाएगा। जैसे यह कार मेरी है, दिस कार इज माइन, यह कार किसकी है, हुज इज दिस कार, ठीक ना, समझ में आ रहा है, दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है, क्वेश्चन पूछना हो यह कार किसकी है, तो यह कार मेरी है, दिस कार इज माइन, और माइन इज पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव केस में आता है, तो पॉजेसिव को हटाना है, यह कार मेरी है, अब इसी को क्वेश्चन पूछना है यह कार किसकी है, तो पॉजेसिव को रिप्लेस करना है ना, तो किसी न किसी का अधिकार होगा उस पर, तो उसके लिए क्वेश्चन हुज से पूछेंगे। कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन को रिप्लेस करके क्वेश्चन पूछना हो हुज से। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कोई भी हो, ठीक ना, जैसे आई वांट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ठीक ना, आई वांट टू मीट हिम, मैं उससे मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हिम क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे को हटा के क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं, ठीक ना, किससे मिलना चाहता हूँ, मैं किससे मिलना चाहता हूँ, whom do I want to meet, मैं किससे मिलना चाहता हूँ, whom do I want to meet, whom do I want to meet, मैं किससे मिलना चाहता हूँ। अब whom क्यों आया, क्योंकि आप देखिए अगर सेंटेंस का आंसर सहित सेंटेंस लिख रहे हैं, आई वांट टू मीट हिम, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस को हटा के क्वेश्चन पूछना है, ठीक ना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्वेश्चन में है कि मैं किससे मिलना चाहता हूँ, तो रिप्लेस होगा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। और सब्जेक्ट में आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, कौन खेल रहा है, आई को हटा दीजिए, हु इज प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, दे को हटाए क्वेश्चन पूछना है, हु आर प्लेइंग, कौन खेल रहे हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं है हु के साथ हरदम ई जाता है, इस बात को दिमाग से, यह भ्रम बहुत लोग को होता है कि हु के बाद हरदम ई जाता है, हु के बाद सेंस के अनुसार इज और आर यानी वाज और वेयर, यानी ऐसा नहीं है कि हु के बाद हरदम सिंगुलर वर्ब। बहुत लोग देखिएगा हु के बाद हु इज प्लेइंग, हु इज रनिंग, जरूरी थोड़ी है, हु आर रनिंग भी हो सकता है, कौन दौड़ रहे हैं, ठीक ना। जैसे अगर हम पूछें, अब मान लीजिए हु इज रनिंग, कौन दौड़ रहे हैं, तो द बॉयज आर रनिंग, एक लड़का होगा तो राम इज रनिंग, मोहन इज रनिंग, ठीक ना। लेकिन अगर एक से ज़्यादा लड़के हैं, द बॉयज आर रनिंग, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए भी अगर आपका सेंस प्लूरल में है तो हु आर रनिंग होगा, ठीक ना। बहुत लोगों को लगता है कि हु के साथ हरदम इज ही आता है, जबकि वह सेंस के अनुसार होता है। ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक ना, हु आएगा सब्जेक्टिव केस में, यानी सब्जेक्ट को रिप्लेस करके क्वेश्चन पूछेगा, हुम आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके क्वेश्चन पूछेगा, और हु जाएगा पॉजेसिव के लिए, जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा उसको रिप्लेस करके यह क्वेश्चन पूछेगा। और ये सब के सब लिविंग बीइंग के लिए होते हैं, यानी सजीव वस्तुओं के लिए। किसके लिए, सजीव वस्तुओं के लिए। हु, हुम, हुज का प्रयोग हरदम
सजीव के लिए होता है। किसके लिए होता है? सजीव के लिए होता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए ट्रांसलेशन हो कि मान लीजिए ये 10 को मार्कर है, ठीक है, इसमें से कौन मार्कर आपका है, तो क्या यहाँ भी कौन के लिए हु का प्रयोग होगा? नहीं होगा। जैसे कौन खेल रहा है, तो कोई सजीव खेल रहा होगा, निर्जीव वस्तु थोड़ी खेल सकता है, ठीक ना, वो लिविंग बींग है, तो लिविंग बींग के लिए हु आएगा। लेकिन कौन मार्कर आपका है, तो यहाँ भी कौन है, हिंदी में तो कौन है, लेकिन इंग्लिश में हु नहीं लिख सकते, क्योंकि हु का यूज केवल किसके लिए होता है? लिविंग बींग के लिए होता है। किसके लिए होता है? लिविंग बींग के लिए होता है। नॉन लिविंग बींग में आते हैं। फॉर नॉन लिविंग बींग, फॉर नॉन लिविंग बींग, देखिएगा नॉन लिविंग बींग में देखिए सब्जेक्टिव, विच, ठीक ना, विच भी मीनिंग कौन का ही देता है, ठीक है, विच भी मीनिंग कौन में देगा, लेकिन यह किसके लिए यूज होगा? नॉन लिविंग बींग के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, नॉन लिविंग बींग। ऑब्जेक्टिव केस में जाइएगा, विच का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी विच ही होता है, यह ध्यान दीजिएगा, विच का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी विच होता है। पॉजेसिव में विच ऑफ विच से पूछते हैं, पॉजेसिव के लिए ऑफ विच या विच ऑफ आता है, ऑफ विच या विच ऑफ से पूछते हैं, ठीक है। यह 3 फॉर्म है, विच, ऑब्जेक्टिव में भी विच, और पॉजेसिव में विच ऑफ या ऑफ विच, मैंने विच के साथ ऑफ रहेगा। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। रिकॉर्ड हो रहा है? नोट हो गया? चलिए, समझ में आया ये वाला, ठीक ना। गर्मी हो रहा है, मान लीजिए पंखा फैन। लिखिए एग्जाम्पल, हु इज प्लेइंग,
हु इज प्लेइंग, ठीक ना। अब हु सब्जेक्टिव केस का है, कैसे पता चलता है? अगर इसका आंसर दीजिएगा हु इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, श्याम इज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, अगर इसका आंसर दीजिएगा तो वो सब्जेक्ट निकल के आएगा। निकल क्या रहा है ना, हु इज प्लेइंग, राम, मोहन, श्याम, वी, दे, सी, ही, कुछ भी होगा तो वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ठीक ना। अगर हुम से जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर दीजिएगा तो उसमें ऑब्जेक्ट निकल के आएगा, और हुज से जो होगा उसमें प्रोनाउन जो निकलेगा वो पॉजेसिव केस का प्रोनाउन निकलेगा, ठीक ना। ये 3 केस होता है, प्रोनाउन 3 केस में होता है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन और पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में आएगा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, होम वाला लेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, और हुज का लेंगे तो पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन निकलेगा, ठीक है। आंसर में लिखते चलिए एग्जांपल, हु इज प्लेइंग, हु इज देयर, हु इज देयर, हु इज देयर, हु आर यू, हु आर यू, अंडरलाइन सब में क्या होगा? हु आर यू, whom do you want to meet, इसका हिंदी मीनिंग बताइएगा। whom do you want to meet, इतना सोचने का टाइम थोड़ी है। आप किससे मिलना चाहते हैं? whom do you want to meet। अगर ट्रांसलेशन में दिक्कत है, ठीक ना, तो यूट्यूब में जाके देख लीजिए, लोग टेंस पढ़ाए हैं 10-12 वाले लोग का, पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं, ठीक है। उसको एक बार देख लीजिए, अगर टेंस में दिक्कत है तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट टेंस है, यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से देख लीजिए। अगर टेंस में दिक्कत है थोड़ा सा भी तो होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे, ठीक ना, आप किससे मिलना चाहते हैं? आंसर क्या होगा? आई वांट टू मीट हिम, आई वांट टू मीट देम, आई वांट टू मीट, ठीक ना, हर। कोई भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, ठीक ना, प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं? इंग्लिश में क्या होगा? आई वांट टू मीट यू, आपसे। आई वांट टू मीट हिम, उससे। आई वांट टू मीट हर, उससे, ठीक ना, लड़की में। आई वांट टू मीट देम, उन लोगों से। समझ में आ रहा है? तो कोई भी अगर इसका आंसर दीजिएगा तो जो आंसर निकल के आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होगा। समझ में आ रहा है? इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है? किससे, हुम, किससे। आप लिख भी सकते हैं, हु का मतलब तो कौन होता है इंट्रोगेटिव में, हिंदी मीनिंग भी लिख सकते हैं। इसका है मीनिंग हिंदी, whom हैज ही इनवाइटेड, whom हैज ही इनवाइटेड, उसने किसको इनवाइट किया है? उसने किसको इनवाइट किया है? whom हैज ही इनवाइटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसने किसको इनवाइट किया है? किसको का मीनिंग दे रहे हैं ना। ही हैज इनवाइटेड यू, उसने आपको इनवाइट किया है। ही हैज इनवाइटेड मी, उसने मुझको इनवाइट किया है। ही हैज इनवाइटेड देम, उसने उन लोगों को इनवाइट किया है, हैं? ही हैज इनवाइटेड अस, उसने हम लोगों को इनवाइट किया है। तो देखिए, तो यू, मी, अस, देम, आंसर में यही सब चीज़ ना आ रहा है। और ये सब प्रोनाउन का कौन केस है? ऑब्जेक्टिव केस। कौन केस है? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ से क्लियर होता है या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन में जाएगा, ठीक है। गलती का चांस थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, माइनर गलती भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे सस्पेंस बन के रहेगा तो एग्जाम में तो गलती हो ही जाएगा। यहाँ पे पूरा क्लियर कट होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? whom हैज ही इनवाइटेड। अगला लिखिए, whose इज दिस बुक, इसका हिंदी मीनिंग, यह किताब किसकी है, यह किताब किसका है। हुज का मतलब किसका, किसकी, ठीक है। आप हिंदी मीनिंग भी लिख सकते हैं, ऐसे हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़े। हुज इज दिस बुक, यह किताब किसका है। इसका आंसर क्या बोलिएगा? दिस बुक इज माइन, मेरा। दिस बुक इज योर्स, आप लोगों का। दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हर्स, दिस बुक इज देयर्स, दिस बुक इज योर्स। यही ना आंसर में होगा, ठीक है। तो ये जो आंसर आ रहा है, हिज, हर्स, देयर्स, आवर्स, माइन, योर्स, ये सब के सब क्या है? पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है। सब के सब क्या है? पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है,
ठीक ना। इसका आंसर मिलेगा तो वो प्रोनाउन के पॉजेसिव केस में मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो हुज जो होगा पॉजेसिव केस में जाएगा। हु, हुम, हुज तीनों क्लियर हो गया। आगे देखिए, अंडरलाइन यही होगा। विच इज योर पेन, इसका हिंदी मीनिंग विच इज योर पेन, आपकी कलम कौन है, कौन आपकी कलम है। ठीक ना, कौन आपकी कलम है। जैसे यहाँ पे 100 गो पेन रखा है, 10 गो ही रखा है, ठीक ना, देयर आर 10 पेन्स, यहाँ पे 10 कलम है, उसमें से कोई पूछ रहा है आपकी कलम कौन है, तो अब कौन, हु इज योर पेन नहीं होगा। यहाँ पे हु क्यों नहीं होगा, क्योंकि पेन जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है यह? नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ हु नहीं आता है। नॉन लिविंग के साथ कौन के भी अर्थ में क्या आएगा? विच। तो विच इज योर पेन, कौन आपकी कलम है या आपकी कलम कौन है। ठीक ना, आप अपने ले लीजिए जो है, विच इज योर पेन। क्लियर हो रहे हैं? विच क्यों आया? क्योंकि यह नॉन लिविंग है पेन। ठीक ना, और विच का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी विच होता है। ठीक ना, इंटरेस्टिंग तब हो जाता है, आपको पकड़ना पड़ेगा थोड़ा सा वाक्य के मीनिंग से, सेंटेंस के मीनिंग से, कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए आया है कि सब्जेक्टिव के लिए आया है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी विच होगा, सब्जेक्टिव में भी विच ही होता है। ठीक है, जैसे लिखिए, नोट कर लीजिए। लो, इतना बोर्ड तो भर गया, हो भी गया, नोट करिए। एक और लिख लीजिए, लो खत्म ही हो जाए। Which of the books do you want? Which of the books do you want? ठीक ना, तुम कौन सी किताबें चाहते हो। Which of the books do you want? ठीक ना, तुम कैसी किताबें या कौन सी किताबें चाहते हो। Which of the books do you want? Which of पॉजेसिव में हो गया। सब अंडरलाइन कर लीजिएगा। हु, हुम, हुज, विच, यही सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इन सब से प्रश्न पूछा जाता है। मिटा दे पूरा। चलिए, नेक्स्ट, फोर्थ होगा, चौथा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस लिखिए। अ रिलेटिव प्रोनाउन, अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स, रेफर्स, REFER लगा दीजिएगा। अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स और रिलेट्स, अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स और रिलेट्स टू सम नाउन्स, refers or relates to some nouns, some nouns, some nouns coming before them, some nouns coming before them। A relative pronoun refers or relates to some nouns coming before them। मीनिंग समझ में आ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है?
रेफर करता है यानी बताता है, सूचित करता है या रिलेट करता है। रिलेट माने संबंध बताना। रिलेट्स का मतलब संबंध बताना, ठीक है, संबंध बताता है, ठीक ना। टू सम नाउन्स, उन नाउन्स का, ठीक ना, कमिंग बिफोर देम, जो उनके पहले आते हैं, ठीक ना, जो उनके पहले आते हैं, जो उनके पहले आते हैं। मीनिंग समझ में आ रहा है ना, ठीक ना। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स और रिलेट्स टू सम नाउन्स, ठीक है, सम नाउन्स कमिंग बिफोर देम, जो उनके पहले आते हैं। लिख लीजिए एग्जाम्पल, इसमें हु होता है, हुम होता है, हुज होता है, विच होता है, दैट होता है और व्हाट होता है। व्हाट, दैट, हु, whom, whose, which, what, that। हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको सस्पेंस होगा कि अभी हम लोग पढ़े इंट्रोगेटिव में हु, हुम, हुज, विच, ठीक ना, व्हाट, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और यही रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक ना। तो यह कैसे, तो यह अलग अलग कंडीशन के अनुसार, ठीक ना, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह से वर्क करेंगे। कहीं पे यह इंट्रोगेटिव की तरह वर्क करेगा जहाँ प्रश्न पूछा जाए। सेंटेंस देख के समझ जाइए कि अगर क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन, ठीक ना, अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो वह इंट्रोगेटिव है, ठीक ना। लेकिन यह रिलेटिव कब है, तो यह रिलेट करेगा किसी न किसी चीज़ से। रिलेट का डिफिनीशन ही लिखा है कि रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक ना, रेफर्स टू और रिलेट्स टू सम नाउन्स, ठीक ना, कमिंग बिफोर देम, जो उसके पहले आता है उससे वह रिलेट करता है, उसका संबंध बताता है, उससे जोड़ता है, ठीक ना, उसको सूचित करने का कोशिश करता है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कहीं से भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव है, ठीक ना, और यहाँ पे किसी चीज़ से रिलेट कर रहा है उसके पहले आने वाले नाउन को, तो वहाँ पे यह इंट्रोगेटिव ना होके यही नाउन वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा। जब हम क्लॉज पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ काफ़ी बेहतर क्लियर होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ भी क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। द बॉय, बॉय क्या है, नाउन। बॉय क्या है, नाउन। हु इज रनिंग, द बॉय हु इज रनिंग, ठीक ना। यहाँ पे हु आया है, यह क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पे हु का मीनिंग जो निकलेगा वो जो, ठीक है, हु का मीनिंग निकलेगा जो। ये देखिए, द बॉय हु इज रनिंग, लड़का जो दौड़ रहा है, लड़का जो दौड़ रहा है। यहाँ पे हु क्या काम कर रहा है हमें बताइएगा। इसके बाद वाले जो सेंटेंस है इज रनिंग, दौड़ रहा है, उसको रिलेट कर रहा है किससे, बॉय से। कर रहा है कि नहीं। द बॉय, बॉय नाउन है, हु के पहले आया है, हु के पहले आया है, हु इसको रिलेट कर रहा है उसके बाद आने वाले जितने सेंटेंस के पार्ट है उससे। समझ आ रहा है। द बॉय लड़का, हु इज रनिंग जो दौड़ रहा है, यह हु है, यह नाउन हु से पहले आया हुआ है और इसको यह रिलेट कर रहा है बाद के जो हिस्सा है सेंटेंस के उसके साथ। तो अगर हु हटा दें तो बॉय इज रनिंग, लड़का खेल रहा है, सीधा सेंटेंस है। लेकिन रिलेट करें द बॉय हु इज रनिंग, लड़का जो दौड़ रहा है, जो दौड़ रहा है, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है, ठीक ना। लड़का द बॉय हु इज रनिंग इज माई फ्रेंड, लड़का जो दौड़ रहा है वह मेरा दोस्त है।
ठीक ना। द बॉय हु इज रनिंग इज माई फ्रेंड। समझ में आ रहा है? देखिए द बॉय हु इज रनिंग, यह जो हु आया इस लड़के के लिए आया, लड़का जो दौड़ रहा है, ठीक ना, वह मेरा भाई है, इज माई फ्रेंड। तो ये देखिए हु किस लिए आया यहाँ पे, यह रिलेट करने के लिए आया है। द बॉय हु इज रनिंग, ठीक ना। कल भी बताए थे हु कभी भी आता है, ठीक ना, अगर सेंटेंस के बीच में तो वह अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए आता है। द बॉय लड़का, हु, ठीक ना। और कल ये बताए भी थे यहाँ पे जो वर्ब होगा इसके अनुसार होगा, हु इज रनिंग, लड़का जो दौड़ रहा है। अब यह पूरा सब्जेक्ट हो गया, अब इसको समझ पा रहे हैं? लड़का जो दौड़ रहा है, यह पूरा क्या हो गया, एक सब्जेक्ट के तौर पे अब काम कर रहा है। जो लड़का दौड़ रहा है मेरा भाई है, जो लड़का दौड़ रहा है मेरा भाई है। द बॉय हु इज रनिंग इज माई फ्रेंड, दोस्त है, ठीक ना, भाई है, माई ब्रदर होता है। बात समझ में आ रही है हम क्या बताना चाह रहे हैं? पहले गौर से समझिएगा, यहाँ पे पहले हु वाला गेम समझिए। हु क्या कर रहा है? द बॉय लड़का, इसको रिलेट करेगा इसके बाद वाले पार्ट से। हु इज रनिंग, जो दौड़ रहा है, ठीक ना। इतना को आप एक समझिए। अब देखिए इतना को आप पूरा एक समझिए कि यह एक, ठीक ना, एक चीज़ है, ठीक है। द बॉय हु इज रनिंग, लड़का जो दौड़ रहा है, लड़का जो दौड़ रहा है मेरा भाई है, इज माई ब्रदर, मेरा दोस्त है, इज माई फ्रेंड, ठीक ना। कुछ भी जो चीज़ उससे आपका रिलेशन हो, ठीक ना। द बॉय हु इज रनिंग, अंधा है, इज ब्लाइंड, लड़का जो दौड़ रहा है वह अंधा है। द बॉय हु इज रनिंग, इसका मीनिंग हुआ लड़का जो दौड़ रहा है, मेरा दोस्त है, इज माई फ्रेंड, मेरा भाई है, इज माई ब्रदर, अंधा है, इज ब्लाइंड, गूंगा है, इज डम, लंगड़ा है, इज लेम, ठीक ना। इस तरह की बात, इस पूरा एक की तरह यह काम करता है। फिर एक नया सेंटेंस उसे जोड़ते हैं। इसमें दो सेंटेंस होता है, द बॉय इज रनिंग, द बॉय इज माई फ्रेंड। हु आके दोनों को एक साथ जोड़ रहा है, समझ में आया? इसमें दो सेंटेंस है, द बॉय इज रनिंग, लड़का दौड़ रहा है, द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है। हु आके दोनों को जोड़ दिया। द बॉय हु इज रनिंग, लड़का जो दौड़ रहा है, इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। समझ में आया? ठीक ना। यह इज यहाँ पे जो वर्ब आएगा वह किसके अनुसार आएगा? द बॉय के अनुसार। किसके अनुसार? द बॉय के अनुसार। कल भी यह चीज़ आया था ना, कल भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पे यही हु कौन प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे यह दो सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, ठीक ना। और मुख्यतः यह रिलेट किसको करता है? तो अपने जस्ट पहले आने वाले नाउन को परिभाषा लिखवाए हैं, ठीक ना। अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू और रिलेट्स टू सम नाउन्स कमिंग बिफोर देम, ठीक ना। उसको रिलेट करता है, उसको रेफर करता है जो उसके पहले आया हुआ नाउन होता है। तो हु के पहले आया है बॉय। द बॉय हु इज रनिंग, जो लड़का दौड़ रहा है, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है, ठीक ना। इसको ध्यान दीजिएगा, यह हु के साथ जो जुड़ जाता है ना, यह एक मतलब फ्रेज के रूप में, ठीक ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के जो रूप में एक फ्रेज के रूप में यह काम करने लगता है। द बॉय हु इज रनिंग, लड़का जो दौड़ रहा है, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। इस पूरा को एक समझिएगा तो अब यहाँ पे जाके क्लियर होगा, नहीं तो गिनते रह जाइएगा, हु इज रनिंग, हु इज माई फ्रेंड, ठीक ना। इसको पहले समझ लीजिए, द बॉय हु इज रनिंग, वह लड़का जो दौड़ रहा है। अब पूरा को एक में एक फ्रेज की तरह लीजिए, लड़का जो दौड़ रहा है, मेरा दोस्त है, माई फ्रेंड, मेरा भाई है, इज माई ब्रदर, लंगड़ा है, इज लेम, ठीक ना। उसने रेड शर्ट पहना है, हैज वियर्ड रेड शर्ट, कुछ भी क्लियर हो रहा है। इतना को एक पार्ट के रूप में देखिएगा। यहाँ पे हमारा हु अंडरलाइन कर लीजिएगा। हु क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। कहीं क्वेश्चन का सेंस ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का सेंस आ रहा है? कहीं नहीं आएगा, यह रिलेटिव प्रोनाउन होगा। लिखिएगा आगे, आई मेट हरी, I met Hari who used to live here। क्या होगा? मैं हरी से मिला, उतारिएगा बाद में, समझिए। I met हरी, मैं हरी से
मिला। हु का मतलब जो। यूज टू लिव रहा करता था, यूज टू पढ़े होंगे लोग, ठीक ना। कोई चीज पास्ट में कंटिन्यू हो तो उसको यूज टू से बनाते हैं। यूज टू लिव हियर, जो यहाँ रहा करता था। क्लियर है। आई मेट हरी, मैं हरी से मिला। हु यूज टू लिव हियर, हु किसके लिए आया है, हरी के लिए, ठीक ना। हु के पहले आने वाला नाउन है हरी, ठीक ना। इसको रिलेट कर दिया बाकी पार्ट से, किया ना। आई मेट हरी हु यूज टू लिव हियर, यहाँ पे हु कौन प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। कहीं से क्वेश्चन का सेंस नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव नहीं होगा। देख के पहचान लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा कि यह हु रिलेटिव की तरह काम कर रहा है कि इंट्रोगेटिव की तरह, ठीक है। और लिखिए, ठीक ना। यह जो नाउन होता है ना, हु होम व्हिच के पहले जो आता है, इसको ही एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक ना। इसको एंटीसीडेंट बोला जाता है। अगर हम नाउन लिखे हैं कहीं एंटीसीडेंट दिया हो तो घबराइएगा मत। ये हु होम व्हिच जो है, इसके पहले जो नाउन आता है उसी को एंटीसीडेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। हम नाउन लिखवा दिए हैं, जिन आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउन इसी को एंटीसीडेंट बोलते हैं, उसी नाउन को ही एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक ना। ये जो हु हुम व्हिच आएगा ना, जब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, तो उसके पहले जो आने वाला नाउन होता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो अगर कहीं एंटीसीडेंट लिखा मिले तो घबराना नहीं है। हु हुम व्हिच जो आएगा रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, तो उसके पहले आने वाला नाउन एंटीसीडेंट कहलाता है, याद रहेगा। उसके पहले आने वाला नाउन क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट भी नाउन ही है जो हु हुम व्हिच के पहले आता है। इसमें एंटीसीडेंट क्या है बताइएगा, बॉय। एंटीसीडेंट क्या है, बॉय। द बॉय तो द आर्टिकल अपने स्थिति के अनुसार आता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, बॉय। यहाँ पे क्या है, हरी, ठीक ना। जो हु हुम व्हिच के पहले नाउन आता है वह एंटीसीडेंट होता है, ध्यान में रखिएगा। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। whom you want to meet, you want to meet का मतलब आप मिलना चाहते हैं। ये दोनों को जोड़ा कौन है, आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूँ। whom you want to meet, whom क्या मीनिंग देगा, जिससे। आई नो द मैन, अभी बताया whom ऑब्जेक्टिव केस में आता है, किस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में। आई नो द मैन whom you want to meet, जिससे आप मिलना चाहते हैं। क्वेश्चन पूछता है तो हिंदी मीनिंग देता है किससे, जब रिलेट करेगा तो जिससे। समझ आ रहे हैं। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, whom you want to meet, जिससे आप मिलना चाहते हैं, ठीक ना। क्लियर है। यहाँ पे whom क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव नहीं है। क्या है यह, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक ना। और इसके पहले जो मैन आया है क्या है, एंटीसीडेंट। आई नो रानी, मैं रानी को जानता हूँ। हुज कौन केस, पॉजेसिव। हुज हेयर इज ग्रे, हिंदी मीनिंग बताइएगा। आई नो रानी, मैं रानी को जानता हूँ। हुज हेयर इज ग्रे, जिसका बाल ग्रे है, ठीक ना। जिसका हेयर क्या है, ग्रे है। मैं रानी को जानता हूँ जिसका हेयर ग्रे है, ठीक ना। तो यहाँ पे हुज क्या दे रहा है, जिसका। क्या किस चीज़ का मीनिंग दे रहा है, जिसका, हिंदी में समझने के लिए। आई नो रानी हुज हेयर इज ग्रे। अब कहिएगा पॉजिटिव कैसे हुआ, देख लीजिए। किसका हेयर, किसी न किसी के हेयर का बात हो रहा है ना, तो पोजेशन है तो हुज हेयर इज ग्रे, ठीक है। तो हुज आता है कब, जब पोजेशन हो, ठीक ना। मैं रानी को जानता हूँ जिसका बाल क्या है, भूरा है, ग्रे है, ठीक है। हुज हेयर इज ग्रे। तो हिंदी मीनिंग देख लीजिए। हु का मतलब रिलेटिव में जो का अर्थ आता है, हुम का मतलब जिससे का आता है, और हुज का जिसका जिसकी का मीनिंग आता है, ठीक ना। चलिए, आई हैव फाउंड द पेन, आई हैव फाउंड द पेन,
ठीक ना, आई हैव फाउंड द पेन। अब इसके बाद ठीक ना, हु वाला सेक्शन यूज होगा कि विच वाला? क्या होगा? विच होगा, क्योंकि यहाँ तक देखिए बॉय नाउन था, हरी नाउन था, मैन नाउन था, रानी नाउन थी, कोई ना कोई, ठीक ना, पर्सनल पर्सनल नाउन। और यहाँ पे देखिए आई हैव फाउंड द पेन। अब पेन को रिलेट करेगा कोई चीज़, पेन भी नाउन है, ठीक ना, लेकिन ये सब के सब जो नाउन थे ये लिविंग बींग थे। अब यह नॉन लिविंग बींग है, यह नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है पेन। तो यहाँ पे हु वाला सेक्शन का यूज नहीं होगा, मतलब हु, हुम, हुज, तीनों में से कोई यूज नहीं होगा। किस सेक्शन का यूज होगा? विच, ठीक ना। तो विच का अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में भी होगा तो विच ही होता है, ऑब्जेक्टिव में भी विच होता है, ठीक ना। आई हैव फाउंड द पेन विच, ठीक ना, मुझे वह कलम मिल गया है। आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, जो खो गया था या जो मैंने खो दिया था। आई हैव फाउंड द पेन, मुझे वह कलम मिल गया है, विच आई हैड लॉस्ट, जो मैंने खो दिया था। विच भी मीनिंग जो का दे रहा है, लेकिन आएगा यह नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। क्लियर है? आगे लिखिएगा, हियर इज द बुक हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी। यह वो किताब है जो, दैट का मतलब भी जो, ठीक ना, विच लगाएं या दैट लगाएं दोनों सही है, ठीक ना। विच की जगह आप दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ विच भी लगाइएगा, विच यू लेंट मी तो सही है, दैट भी लगाइएगा तो वह भी सही है, ठीक ना। नोट कर लीजिए लो। What that you lent me? लेंड बने होता है उधार देना। लेंड का दूसरा फॉर्म लेंट होता है। टाइम हो गया, रन दिया जाए।
नोट कर लिए लो, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ नाउन में हमारा अभी तक 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लोग, काट जाओ, ओके।